हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। देखिए दोस्तों, आज हम समझेंगे क्रय शक्ति क्षमता यानी कि पीपीपी, परचेजिंग पावर पेरिटी। कहीं बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये होती क्या है। इसको विनिमय दर के साथ मिक्सअप कर देते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी अलग है। ये एक सिद्धांत है। अभी क्या सिद्धांत है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, क्रय शक्ति क्षमता को समझने से पहले एक उदाहरण लेते हैं कि एक कोई भारत का व्यक्ति है जिसका नाम है रमेश। बात के नाम तो भाई ऐसे होते हैं, रमेश, सुरेश, महेश। ठीक है। और एक अमेरिका का व्यक्ति है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है। तो उसके व्यक्ति का नाम लेते हैं हम जॉन। ठीक है। तो जॉन अमेरिका का नागरिक हो गया और रमेश भारत का। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में हम जो विनिमय दर है, डॉलर को रुपए से बदलने की जो एक्सचेंज विनिमय दर है, वो मान लेते हैं कि $1 बराबर है 50 रुपए। अगर आपको विनिमय दर का नहीं पता तो मैंने विनिमय दर का वीडियो मतलब ये यूट्यूब पर डाल दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझाया कि विनिमय दर होती क्या है। ठीक है ना। तो वापस टॉपिक पर आते हैं कि विनिमय दर उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं $1 बराबर होता है 50 रुपए, यानी कि 50 रुपए के बदले $1 मिल जाएगा। अमेरिका और भारत में जो विनिमय दर है वो 50 रुपए प्रति डॉलर है। अब जॉन एक महीने का $1500 कमाता है। कितना? $1500। जबकि रमेश भारत में 50,000 रुपए कमाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। भाई अमेरिका का वो तो डॉलर में कमाएगा और रमेश भारत का है तो ये रुपए में कमाएगा। अब आपको मैं एक प्रश्न पूछूंगा। पहले देखिए, देखिए होता क्या है कि रमेश जॉन से मिलने जाता है, तो जॉन को अपनी सैलरी बताता है। तो डॉलर में बताएगा तो कितने रुपए बताएगा? भाई $1 बराबर है 50 रुपए। तो 50,000 को अगर हम रुपए हैं तो डॉलर में कैसे बदलेंगे? 50 का भाग देंगे, तो यानी कि $1000। $1000 इसकी सैलरी है अगर डॉलर में बदले तो। ठीक है ना। अगर आपको मैं एक बात पूछता हूं कि दोनों में से आसान जीवन किसका व्यतीत हो रहा है, यानी कि ज्यादा सुख सुविधाएं कौन प्राप्त कर रहा है, जीवन स्तर किसका अच्छा है, तो आप क्या बताओगे? भाई जॉन कमा रहा है $1500 एक महीने का, जबकि रमेश $1000 कमा रहा है। तो आप अधिकतर हम सिंपल यही देख के बताएंगे कि भाई ज्यादा ही कमा रहा है जॉन, तो इसका जीवन स्तर अच्छा होगा, इसको ज्यादा सुविधाएं मिल रही होगी। भाई जो ज्यादा कमाएगा वही ज्यादा पाएगा, तो ये ज्यादा कमा रहा है जॉन। लेकिन देखिए यहां पर ये सिद्धांत थोड़ा सा उल्टा है। हम ये कमाई को देखकर ये नहीं बता सकते कि इसका जीवन स्तर अच्छा है और इसका जीवन स्तर थोड़ा सा खराब है। अगर देखिए जॉन की कमाई ज्यादा है, $1500 है, यानी कि $500 ज्यादा है, तो जॉन का जीवन स्तर अच्छा होगा। रमेश से हम ये कमाई को देखकर नहीं बता सकते। इसी के लिए जो हमारा सिद्धांत है वो आज पढ़ेंगे। और आज का सिद्धांत क्या है? क्रय शक्ति क्षमता। तो जीवन स्तर किसका अच्छा होगा कमाई को देखकर हम ये नहीं बता सकते, उसके लिए सिद्धांत यूज करेंगे क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का प्रयोग किसके लिए? कि जीवन स्तर का पता करने के लिए। जीवन स्तर पता करने के लिए। दूसरा क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत एक यह भी बताता है कि आखिर मुद्राओं की खरीदने की क्षमता किसकी ज्यादा है। आप ये देखकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो अलग है इसका मामला। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर $1 बराबर 50 रुपए है, तो डॉलर वाकई में मजबूत है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन घरेलू स्तर पर कौन सी मुद्रा मजबूत होगी ये कैसे पता चलेगा? उसकी खरीदने की क्षमता को देखकर। आज का जो सिद्धांत है वो यही है कि किसका जीवन स्तर अच्छा होगा? जिसको ज्यादा सुविधाएं मिल रही है, जो ज्यादा सुविधाएं खरीद पा रहा है, जो ज्यादा चीजें सेवाएं
उसी कमाई में खरीद पा रहा है। तो इसी के लिए हम जीवन स्तर को पता करने के लिए क्रय शक्ति समता सिद्धांत का पता करेंगे। तो इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक कोई कंपनी है XYZ कंपनी, जिसका व्यापार पूरे सभी देशों में है, भारत में भी, अमेरिका में भी, जापान, जर्मनी, सब जगह है। हमें केवल उदाहरण में दो देशों से मतलब है, अमेरिका और भारत। अभी मान लेते हैं कि कोई कूलर है, ठीक है। अब कोई कूलर है जिसे जॉन अमेरिका में खरीदता है। भाई एक बार क्या होता है कि ये रमेश और जॉन दोनों मिल जाते हैं, तो दोनों में बातचीत चलते चलते पता चलता है कि जो जॉन है एक कूलर खरीदता है पिछले महीने ही, तो उसने कूलर खरीदा $600 में, ठीक है। कितने में? $600 में। अगर विनिमय दर के हिसाब से देखें तो वही सेम टू सेम कूलर भी रमेश खरीदता है। रमेश ने भी ये बताया कि भाई मैंने भी वही यानी कि सेम टू सेम वही कूलर खरीदा है। अगर विनिमय दर के हिसाब से देखें, $1 बराबर है ₹50, तो $600 में तो जॉन ने खरीदा है, तो रमेश ने कितने में खरीदा होगा? रुपए में बदलते हैं इसको, $600 को रुपए में बदलते हैं तो 50 से गुणा करेंगे, 50 × 600, 50 को 600 से गुणा करेंगे, बराबर अपने पास में जाएगा ₹30,000। यानी कि रमेश ने वह ₹30,000 में खरीदा होगा वो भारत में वो कूलर। लेकिन रमेश जब ये बोलता है तो जॉन शॉक्ड हो जाता है कि उसने कितने में खरीदा। रमेश बताता है कि हमारे यहां कूलर ₹10,000 का था भाई। अब आप खुद सोच सकते हो कि जॉन जिस कूलर को $600 यानी कि $600 में खरीद रहा है, उसको रमेश यहाँ पे $10,000 में खरीद रहा है। या अगर 10,000 को हम डॉलर में बदलें तो कितने में खरीद रहा है? 10,000 में 50 का भाग देते हैं, 50 × 100, सॉरी 50 × 100 यानी कि $200 में। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि किसका जीवन स्तर अच्छा होगा और क्या पैमाना सही होगा। भाई जो ज्यादा खरीद पाएगा उसका जीवन स्तर अच्छा होगा, क्योंकि जीवन जीने के लिए हमें वस्तुएं और सेवाएं लेनी पड़ती है, खाने पीने की, यातायात की सुविधाएं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, अपने कपड़े पहनने के लिए। अगर ये हमें सस्ते मिलेंगे, हमारी जो मुद्रा है वो इसको ज्यादा खरीद पाएगी, तो हमारा जीवन स्तर अच्छा होगा। तो यह सिद्धांत यही बताता है कि $600 एक्चुअल में रमेश को भी यहां खर्च करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। विनिमय दर के हिसाब से कीमतें तोड़ने चलती है। भाई ये अलग देश है, यहां पर विनिमय दर के हिसाब से कीमत नहीं चल रही। यहां पर उसी कूलर को खरीदने की क्षमता 30,000 में न होकर $10,000 में क्षमता है। $10,000 में वो क्षमता है कि वो कूलर को खरीद सकता है, और वहां वही क्षमता कितने रुपए में है? $600 में। लेकिन एक्चुअल में विनिमय दर के हिसाब से तो वो क्षमता 30,000 में होनी चाहिए थी। भाई विनिमय दर तो यही कह रही है भाई, $600 30,000 के बराबर है। तो अगर कूलर को $600 अमेरिका में खरीद पा रहा है, तो उसी कूलर को भारत में $30,000 में खरीद पाएगा। भाई 30,000 उसको खरीदेगा, लेकिन भारत में जो रुपया है उसकी खरीदने की क्षमता डॉलर से ज्यादा है, इसलिए वो 1/3 मूल्य में है, सॉरी 1/3 कीमत में, $10,000 में उसको खरीद सकता है। ठीक है ना? तो एक तरह से क्रय शक्ति समता सिद्धांत यह बताता है कि कौन सी मुद्रा की खरीदने की क्षमता ज्यादा है। तो किसकी है? यहां पर रुपये की। रुपया $10,000 में खरीद सकता है उस कूलर को। तो एक तरह से इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जीवन स्तर का पता करने के लिए। एक डेटा के हिसाब से देखिए, अब मैं आपको एक डेटा बताता हूं 2021 का। 2021 का एक डेटा है। देखिए क्रय शक्ति समता सिद्धांत एक और काम में आता है कि एक ही जीवन स्तर जीने के लिए, एक ही एक प्रकार का बिल्कुल सेम टू सेम जीवन स्तर जीने के लिए कौन से देश में कितना खर्चा करना पड़ेगा, और सब देशों में यानी कि प्रत्येक देश का एक ब्यौरा देता है। इस देश में अगर आपको वही जीवन स्तर चाहिए, जैसे मान लीजिए कि कोई जीवन स्तर है जिसमें आपको सामान्य जीवन स्तर है, तो वही सामान्य जीवन स्तर अगर आपको अमेरिका में जीना है तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, भारत में कितने देने होंगे,
अमेरिका के अलावा जैसे जर्मनी में कितने देने होंगे, जापान में कितने देने होंगे, चाइना में, इसी प्रकार सभी देशों से तुलना करता है। तो 2021 का डेटा ओईसीडी के हिसाब से, एक संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, उसने एक डेटा प्रकाशित किया कि उस समय 2021 के, अभी तो 2024 चल रहा है, तो 2021 के समय जो ये विनिमय दर थी ना, एक्चुअल में वास्तविक रूप से क्या थी, $1 बराबर थी 79 रुपए, यानी कि 79 रुपए के बदले $1 मिलता था। तो उस समय अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति, यदि कोई अमेरिका में किसी व्यक्ति के पास $1,00,000 है, $1,00,000 होने का मतलब $1 बराबर है 79 रुपए के बराबर, तो 1,00,000 को 79 से गुणा करेंगे, उसके बराबर हम ये बोल सकते हैं $1,00,000 या फिर 79 लाख रुपए, अगर भारतीय रुपए में बदले तो 79 लाख। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास अमेरिका में 79 लाख रुपए थे 2021 के डेटा के हिसाब से, तो उस प्रकार का जीवन जीने के लिए भारत में उस व्यक्ति को कितने रुपए चाहिए थे, 23 लाख रुपए। ठीक है, यानी कि अगर भारत में कोई व्यक्ति के पास 23 लाख रुपए है, तो वो उतनी ही सामान, उतनी ही चीजें खरीद सकता अपनी सुख सुविधाओं के लिए, जितना उसी वक्त, यानी कि उसी समय अमेरिका में किसी व्यक्ति के पास 79 लाख रुपए है। 79 लाख रुपए वाला, दोनों के जीवन स्तर समान होगा। यहां पे कोई रमेश 23 लाख रुपए में, वो भी उतना ही मस्त जीवन जिएगा जितना यूएसए का जॉन 79 लाख रुपए में जिएगा। ठीक है ना। तो एक तरह से जीवन स्तर के तुलना करने के लिए क्रय शक्ति समता सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार उसमें एक और देश था कि यूके, यूनाइटेड किंगडम में अगर आपको वैसा ही जीवन स्तर जीना है तो आपको 65 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्रय शक्ति समता सिद्धांत क्या करता है, कि ये एक तुलना करता है कि समान जीवन स्तर जीने के लिए आपको अलग अलग देशों में कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा। यह एक तरह से जीवन स्तर की तुलना करता है। एक तरह से इसमें यह भी बताया जाता है कि देखिए यहां पर 10,000 रुपए में वो $200 में कूलर आ रहा था, लेकिन अमेरिका में वही कूलर व्यक्ति को $600 में खरीदना पड़ रहा है, तो एक तरह से 3 गुना कीमत देनी पड़ रही है उसको। एक तरह से ये भी बता रहा है ये, तो अमेरिका में उसी चीज की कीमत कितनी है, 3 गुना कीमत। लेकिन देखिए ये मैंने यहाँ पे कूलर की कीमत को लेकर गणना की है, लेकिन कोई देश कूलर ही थोड़ी ना बनाता है, वो तो बहुत सारी चीजें बनाता है। तो एक तरह से देश में बहुत सारी चीजों जो व्यक्ति के सामान्य जीवन स्तर में प्रयोग आती है रोजमर्रा की जिंदगी में, जिसका अधिकतर वो प्रयोग करता है, तो उस सभी वस्तुओं का औसत मूल्य निकाल के तुलना की जाती है कि उस वस्तुओं को, जिस वस्तुओं को एक व्यक्ति अपने जीवन स्तर में, सामान्य जीवन स्तर में प्रयोग करता है, उसको अमेरिका में कितने में खरीदा जा रहा है और भारत में कितने में खरीदा जा रहा है। ठीक है, देखिए इससे एक और चीज निकल के आती है, आपने सुना होगा पीपीपी विनिमय दर, तो वो क्या होती है उसको भी समझते हैं। देखिए ये आपको समझ में आ गई, परचेजिंग पावर पेरिटी, ठीक ना। अब समझते हैं पीपीपी विनिमय दर क्या होती है। देखिए दोस्तों, ये कोई डेटा नहीं, एक तरह से ये क्या है, एक सिद्धांत है। आप इसको कोई सूचकांक मत समझ लेना कि सूचकांक है, ये एक तरह से डेटा है, एक सिद्धांत है जो इस डेटा के माध्यम से हम समझ सकते हैं। सिद्धांत है जो जीवन स्तर की तुलना करता है। ठीक है,
देखिए अब हम समझते हैं कि पीपीपी विनिमय दर क्या होती है। देखिए पीपीपी विनिमय दर, इसके लिए क्या सिद्धांत है? इसके लिए एक सिद्धांत रखा गया कि जैसे मार्कर है, अगर इसको मैं भारत में खरीदता हूं तो मेरे को 20 रुपए में मिल गया, ठीक है। अगर मैं अमेरिका में खरीदता हूं तो इसकी मुझे अलग कीमत देनी पड़ेगी, बराबर कीमत तोड़ने देनी पड़ेगी। जैसे हमने पिछले उदाहरण में देखा था कि जॉन अगर $600 में वो कूलर खरीद पा रहा है, अगर वो जॉन वहां से उठ के अमेरिका आ जाता तो उसको वो कूलर कितने में मिल जाता? $200 में। तो उसके $400 बच जाते ना भाई। यानी कि अमेरिका में वो कूलर महंगा था, एक तरह से उसकी जो मुद्राएं थी उसकी खरीदने की क्षमता कम थी, जबकि भारत में 10,000 रुपए उसको खरीद सकता था। तो एक तरह से कीमतों में अंतर है। इसी प्रकार कोई अन्य देश का अगर मैं उदाहरण लेता तो उसमें अलग होता, हो सकता था कि उसमें वो $500 में खरीद पाता। तो पीपीपी विनिमय दर के लिए सिद्धांत क्या है कि सिद्धांत ये है कि एक वस्तु, जैसे मान लेते हैं कि सभी देशों में, अभी फिलहाल ये मान लेते हैं कि सभी देश केवल एक मार्कर उत्पन्न कर रहे हैं, मार्कर ही बनाते हैं, ठीक है ना। तो इस मार्कर को मैं चाहे किसी भी देश में खरीदूं, मुझे समान पैसा ही खर्च करना पड़े। तो इस सिद्धांत को हम कैसे समझेंगे? तो इसके लिए समझते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि मुझे 1 केजी आम खरीदना है, ठीक है। वैसे तो आम का आयात निर्यात होता नहीं है, अपने देश में घरेलू स्तर पर इसको खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो मुझे 1 केजी आम खरीदना है और मैं चाहता हूं कि मैं चाहे अमेरिका में खरीदूं, जापान में खरीदूं, चाइना में खरीदूं, जर्मनी में खरीदूं, रूस में खरीदूं, नेपाल, पाकिस्तान, कहीं भी खरीदूं, मुझे सेम टू सेम, मतलब यानी कि समान पैसा ही देना पड़े। ये नहीं कि मैं वहां जाऊं तो मुझे सस्ता पड़ जाए और कहीं अन्य देश में जाऊं तो महंगा हो जाए। नहीं, मुझे समान ही खर्चा करना पड़े उस 1 केजी आम पर, चाहे मैं कहीं भी खरीदूं, देश के किसी भी हिस्से में। तो इसके लिए क्या है, देखिए मान लेते हैं कि भारत में 1 केजी आम 100 रुपए के बराबर है, यानी कि 100 रुपए में मिल रहा है 1 केजी आम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जबकि अमेरिका की मुद्रा क्या है भाई? डॉलर। तो अमेरिका में वो 1 केजी आम $4 का है, कोई दिक्कत नहीं। अमेरिका में वहां का जो व्यक्ति है वो कितने में खरीदता है उस आम को? $4 में, जबकि भारत में मैं खुद खरीदता हूं 100 रुपए में। एक्चुअल में वास्तविक कीमत नहीं है भाई, आप इसको 100 रुपए में, मैं तो उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। इसी प्रकार जापान की मुद्रा है भाई येन। तो येन में 1 केजी आम 200 येन के बराबर, यानी कि 200 येन में खरीदा जा रहा है। 1 केजी आम कितने का है? 200 येन का। जापान की मुद्रा है येन। इसी प्रकार चीन की मुद्रा है युआन। चाइना में 1 किलो आम की कीमत है 10 युआन, ठीक है। वहां पे, क्योंकि वहां पर अगर आपको खरीदना है तो आपको युआन में पेमेंट करना पड़ेगा, जापान में येन में, और यूएसए में डॉलर में, और भारत में रुपये में। तो वहां का व्यक्ति खरीदता है तो 10 युआन में उसको पे करने पड़ते हैं, जबकि जापान में कोई खरीदता है तो उसे 200 येन का भुगतान करना पड़ता है। यूएसए में उसे $4 का भुगतान करना पड़ता है, जबकि भारत में 100 रुपए का। अब सिद्धांत क्या है पीपीवी विनिमय दर के लिए? आपको सिद्धांत कि मैं चाहे 1 केजी आम को भारत में खरीदूं, चाहे यूएसए में, जापान में, चीन में, कहीं भी खरीदूं, मुझे समान ही पैसा खर्च करना पड़े। इसका मतलब 1 केजी आम का मूल्य, 1 केजी आम का जो मूल्य है, 1 केजी आम को ये 100 रुपए भी खरीद पा रहा है, $4 भी खरीद पा रहा है, 200 येन भी खरीद पा रहा है, और 10 युआन भी खरीद पा रहा है। ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो इन चारों को बराबर कर देते अपन। अलग अलग मुद्राएं हैं तो
ये दोनों बराबर, इसको भी बराबर, इसको भी बराबर। अब हम क्या करते हैं, भारत का जो रुपया है उसकी तुलना डॉलर से भी करते हैं, जापान के येन से भी, चीन के युआन से भी करते हैं, क्योंकि हमें इनको बराबर करने से एक ऐसी विनिमय दर मिलेगी जिसको हम पीपीपी विनिमय दर बोलेंगे। अब कौन सी विनिमय दर मिलेगी, देखिए अगर 100 रुपया किसके बराबर होगा, $4 के बराबर। अगर $4 के बराबर होगा तो $1 किसके बराबर हो जाएगा, $1 बराबर हो जाएगा, सॉरी यहां पर रुपया करना ना है, $1 बराबर 25 रुपया। यानी $1 को अगर 25 रुपए से बदलेंगे, 25 रुपए से बदलेंगे तो मैं चाहे अमेरिका में भी 1 केजी आम खरीदूं, मुझे 100 रुपए देने पड़ेंगे। भाई 100 रुपए किसके बराबर हो जाएंगे तब, $4 के बराबर। जो ये दर आती है $1 बराबर कितना है, 25 रुपए, तो इसको बोलते हैं पीपीपी विनिमय दर, यानी कि परचेजिंग पावर पेरिटी विनिमय दर। अब ये विनिमय दर क्या है, अगर हम इस विनिमय दर को नॉमिनल एक्सचेंज रेट मान ले, यानी कि इसको एनईआर मान ले, एनईआर, और एनईआर क्या है, एनईआर ऐसी विनिमय दर है जिसको एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में बदला जाता है। यानी कि जब 1 केजी आम के जो दोनों मुद्राएं उसको बराबर करने पर एक में दर निकल के आई, $1 बराबर 25 रुपए। अगर इसी को हम एनईआर मान ले तो इसी दर पर डॉलर और रुपए का एक्सचेंज होगा, यानी कि 25 रुपए $1 के बराबर होंगे। अगर मैं भारत से अमेरिका जाऊंगा तो मैं जब एयरपोर्ट पर जाऊंगा तो एयरपोर्ट पर मैं 100 रुपए को कितने रुपए में बदलूंगा, $4 में, यानी कि 100 रुपए के बदले मुझे $4 मिलेंगे। और उसी $4 में मैं अमेरिका में आसानी से 1 केजी आम खरीद सकता हूं। भाई अमेरिका में भी तो 1 केजी आम की कितनी कीमत है, $4, तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं देना पड़ा, नहीं देना पड़ा, क्योंकि इसी कीमत की समानता को हम पीपीपी विनिमय दर बोलते हैं। जो एक दर आई है इसको बोलते हैं पीपीपी विनिमय दर। अब जापान के साथ हमारी पीपीपी विनिमय दर क्या होगी, हमें करना पड़ेगा, अब जापान के साथ तुलना करते हैं। 100 रुपए बराबर होंगे $200 के। अगर 100 रुपए $200 के बराबर हैं तो $1 बराबर क्या हो जाएगा, $1 बराबर हो जाएगा $2। यानी कि भारत अपने $1 के बदले अगर अमेरिका से, सॉरी जापान से $2 लेगा, इसी को हम पीपीपी विनिमय दर कहेंगे जापान के साथ विनिमय दर, ठीक है। और अगर इसी विनिमय दर को हम एनईआर बना लेते हैं, एनईआर यानी कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट। देखिए नॉमिनल एक्सचेंज रेट बनाने पर क्या हो जाएगा कि जो मुद्रा का आदान प्रदान होगा भारत और जापान में, वो येन इसी दर के हिसाब से होगा, पीपीपी विनिमय दर के हिसाब से। तो मुझे अगर मैं जापान जाऊंगा तो मुझे 100 रुपए के बदले कितने येन मिलेंगे, $200, और $200 में वहां पर मैं 1 केजी आम खरीद सकता हूं। तो इनडायरेक्टली तरीके से मैंने खर्च तो 100 रुपए किया ना भाई, भारत के 100 रुपए थे उसको बस मैंने कन्वर्ट किया है येन में, $200 मिल गए, 1 केजी आम जापान में जाके मैं खरीद लूंगा। ये टोकरी भर गई आम की, तो मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च तो ना करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। चाहे मैंने जापान में आम खरीदे चाहे अमेरिका में, एक ही पैसा देना पड़ा, कोई कीमत में अंतर आया ही नहीं। इसी प्रकार यदि चीन के साथ में तुलना करता हूं तो 10 युआन किसके बराबर है, 100 रुपए के बराबर। अगर 100 रुपए 10 युआन के बराबर है तो 1 युआन बराबर क्या हो जाएगा, 1 युआन बराबर आ जाएगा अपने पास में 10 रुपया, यानी कि 10 रुपए प्रति युआन अपनी पीपीपी विनिमय दर हो जाएगी, पीपीपी विनिमय दर। विनिमय दर। और इसी को अगर हम चीन और भारत के बीच में नॉमिनल एक्सचेंज रेट यानी कि मुद्रा को, एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा से बदलने की दर बना लेते हैं, तो इसे हम अगर एनईआर बना लेंगे तो चाइना
यानी कि चीन और भारत के बीच में मुद्रा किस प्रकार से बदलेगी, एक्सचेंज रेट क्या होगी, 1 युआन 10 रुपए के बराबर, यानी कि 10 रुपए प्रति युआन। और जब मैं चीन जाऊंगा तो अगर आप चीन घूमने जाओगे तो आपके विनिमय दर कौन सी लगेगी, ये वाली, कितनी है ये, 10 रुपए प्रति युआन। ठीक है, तो आपको 10 रुपए के बदले 10 रुपए दोगे 1 युआन मिलेगा। तो इसी प्रकार 100 रुपए दोगे 10 युआन मिल जाएंगे। और चीन में 1 केजी आम की कीमत क्या है, 10 युआन, और 10 युआन में जाके आप 1 केजी आम खरीद लोगे। तो एक्चुअल में आपने खर्च कितने किए हैं, 100 रुपए, और 100 रुपए को बस आपने 10 युआन में बदला है। आप ये भी कह सकते हो कि आपने 100 चीन में भी जाके 100 रुपए में 1 केजी आम खरीदे हैं, जापान में भी जाके 100 रुपए में, अमेरिका में जाके भी 100 रुपए में खरीदे हैं। तो इससे आपको देखो इसमें क्या समझ में आया कि एक वस्तु को चाहे कहीं भी खरीदे, हमें कीमत, यानी कि वस्तु को चाहे हम कहीं भी खरीदे हमें कीमत वही देनी पड़ती है, चाहे भी आप कहीं भी खरीदो। उसी सिद्धांत को फॉलो करते हुए जो में दर प्राप्त होती है मुद्रा को, एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा से बदलने की, उसे बोलते हैं पीपीपी विनिमय दर। और इसी अगर पीपीपी विनिमय दर को नॉमिनल एक्सचेंज रेट बना लेते हैं तो हमारी ये धारणा सही हो जाएगी कि एक वस्तु को चाहे कहीं भी खरीदो, उसमें जो कीमत की चुकानी पड़ेगी वो बिल्कुल समान होगी। ठीक है, देखिए लेकिन ये आम के हिसाब से नहीं चलता भाई। आम के अगर कोई एक ही आम थोड़ी, मतलब एक आम ही तो थोड़ी ना देश में होता है, बहुत सारी वस्तुएं थी हैं। हम इसकी तुलना करने के लिए बहुत सारी चीजों की लिस्ट बनाते हैं। एक बहुत सारी एक बड़ी टोकरी होती है जिसमें खाने पीने की चीजें भी रख लेते हैं, कपड़े भी रख लेते हैं, अपने जो घड़ी, कार्डबोर्ड, मार्कर, सब कुछ चीजें जो भी आती है वो इस टोकरी में रख लेते हैं। इस टोकरी में प्रत्येक चीज होगी, फिर देखेंगे इस टोकरी को कितने में खरीद पा रहे हैं। इस टोकरी की कीमत भारत में क्या है उसको फिर यहां पे रखेंगे, यूएसए में क्या है डॉलर में, जापान में क्या है, चीन में क्या है, फिर सबको बराबर करने के बाद में जो दर आएगी उसको पीपीपी विनिमय दर बोल देंगे। देखिए ये मैंने एक सिद्धांत के थ्रू बताया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। समझिए कि जैसे अमेरिका में आईफोन की जो कंपनी है वो वहीं पर है, तो एक तरह से अमेरिका का वो लोकल प्रोडक्ट है भाई, वहां पर वो अगर बन रहा है तो वहां पर सस्ता मिलेगा लोगों को, क्योंकि जहां पर बन रहा है, जिस शहर में, जैसे मान लीजिए कोई शहर में फैक्ट्री है तो वहां के लोगों को तो सस्ता मिलेगा। लेकिन अगर कोई अन्य देश में जाता है तो वहां पर परिवहन का खर्चा लगेगा, जाने का खर्चा, उस पर टैक्स लगेगा, और फिर वो दुकानों पर जाएगा, देश के अंदर भी तो अन्य शहरों में पहुंचेगा, जो परिवहन का खर्चा लग लुगा के उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो ये धारणा इस हिसाब से संभव नहीं हो सकती भाई। ये कैसे हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि जयपुर में कोई सामान बन रहा है तो वो जयपुर के लोगों को भी उतने रुपए में मिले जितने रुपए में अमेरिका के लोगों को मिले। कैसे हो सकता है भाई, जयपुर से अमेरिका जाने पर उस पर खर्चा भी तो आएगा, तो उसको अपना नफा नुकसान निकालने के लिए उसकी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। तो आयात शुल्क, परिवहन शुल्क, इस कारण से ये धारणा की हम कल्पना कर सकते हैं। एक तरह से मैं आपको ऐसा बता सकता हूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सभी दुनिया में जो कीमतें हैं वो विनिमय दर के हिसाब से नहीं चलती। अगर आप अमेरिका में जाओगे तो आपको कुछ चीजें वहां पर सस्ती मिलेगी, जैसे आईफोन खरीद लो, वहां का आईफोन लैपटॉप खरीद लो, आपको सस्ता मिलेगा भारत की अपेक्षा। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे जो है यहाँ का लोकल प्रोडक्ट है वो यहाँ सस्ती मिलेगी। जैसे मैं और भी कई सारी चीजें आप यूट्यूब पर देख सकते हो कि कौन कौन सी चीजें अमेरिका में महंगी हैं। ठीक है, तो आपको ये पीपीपी विनिमय दर समझ में आ गई होगी। अभी देखिए पीपीपी के हिसाब से एक और चीज निकलती है, पीपीपी जीडीपी। तो उसको नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे बहुत ही सिंपल भाषा में, ठीक है ना। तो जय हिंद।